नमस्कार। महासंग्राम 2024 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्वामी मौर्य अब चुनौती की दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं, वो भी तब जब ब्राह्मणों को साथ लाने की बात चल रही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव बड़बोले स्वामी मौर्य के खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर सिर्फ चेतावनी से ही काम चल जाएगा? आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी घोषित करने वाले थे, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में अगड़े को शामिल किया तो विरोध की आवाज पार्टी के अंदर उठने लगी और ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव ने कहा, धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस चीज पर हर हाल में अंकुश लगाएंगे, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। यानी अब बड़बोले स्वामी मौर्य पर पार्टी के अंदर ही नकेल कसने की चेतावनी दी जा रही है। धार्मिक मुद्दों पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान देते रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब अखिलेश यादव से बात कही कि समाज में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उस पर अखिलेश यादव साफ कहते हैं कि जाति और मजहब पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई नसीहत के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन पर इन तमाम बातों का कितना असर हो रहा है। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी है कि सपा को पुराने दिन याद दिला रही है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख न बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। दरअसल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 82% और गठबंधन के बावजूद सपा बसपा को सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट ही मिले थे। ऐसे में 24 के रण में ब्राह्मणों को साथ लाना चुनौती से कम नहीं, और वो भी तब जब पार्टी के अंदर स्वामी मौर्य जैसे नेता हों। पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस बात की जो है मनाही की थी कि कोई धर्म पे, जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। और कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी में था, वो ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे थे, तब इस बात को दोहराया कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती, मजहब की राजनीति नहीं करती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी की यह विचारधारा नहीं कि किसी धर्म पर टिप्पणी की जाए, इसलिए कल उस बात को फिर से दोहराया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि स्वामी मौर्य पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और अखिलेश यादव को भी पता है कि अगड़े से बैर ठीक नहीं। ऐसे में क्या जल्द ही स्वामी पर एक्शन की बारी है, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान सामने आया। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। हम वही कह रहे हैं जो पहले कई लोगों ने कहा। हम कुछ कहते हैं तो एफआईआर हो जाती है। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर बात कही है।
एक बार फिर विवादित बयान दिया हिंदू धर्म को लेकर। स्वामी प्रसाद ने कहा कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। हम वही कह रहे हैं जो पहले कई लोगों ने कहा। हम कुछ कहते हैं तो एफआईआर हो जाती है। तो एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। ये कुछ लोगों के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान यहां पर दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कहा ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। अखिलेश यादव की नसीहत भी नहीं माने स्वामी मौर्य। दो 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब राम मंदिर को मुद्दा बना चुकी है। बीजेपी की कोशिश 50 करोड़ राम भक्तों को मुफ्त में प्रभु के दर्शन करवाने की है, जिसके लिए 24 जनवरी से अभियान शुरू होने वाला है। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी सत्ता के शिखर पर बैठी, एक बार फिर उसी राह पर मोदी योगी आगे बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनावी रण में बीजेपी को हैट्रिक का ट्रिक मिल चुका है। वो मुद्दा अमल में आ चुका है जिसके सहारे विपक्षी दलों को फिर किनारे लगाया जाएगा। क्योंकि मोदी का करिश्माई क्लेवर और योगी के सनातनी तेवर से नजर यूपी की 80 सीटों पर है। राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है। उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम का अभियान चलाया जा रहा है। 24 जनवरी से रामलला दर्शन की शुरुआत होगी। 50 करोड़ राम भक्त अब अयोध्या पहुंचेंगे। बीजेपी ट्रेन से निशुल्क रामलला के दर्शन कराएगी। 24 जनवरी से 24 मार्च तक अभियान चलेगा। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को 2 सीट के सत्ता से शिखर पर बैठाया, अब मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उसी मुद्दे के सहारे 2024 के सियासी रण में उतरने का प्लान बना रही है। और योगी सरकार के समेत भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो तैयारी की है कि 24 जनवरी से 24 मार्च तक रामलला के दर्शन अभियान चलाया जाएगा। इस दर्शन अभियान के तहत रामलला को दर्शन कराने के लिए तमाम भक्तों को ले जाया जाएगा। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी तमाम भक्त रामलला के इस दर्शन अभियान में शामिल होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अब हर नए प्लान पर काम कर रही है। राम मंदिर पर बीजेपी बुकलेट जारी करेगी। राम मंदिर के लिए संघर्ष की जानकारी होगी। विपक्ष ने मंदिर निर्माण रोकने के लिए क्या किया, ये भी बताएगी। यानी राम मंदिर के द्वारे बीजेपी का ये अभियान विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं, वो भी तब जब कई विपक्षी नेताओं को अब तक न्योता मिल चुका है, तो कई अब भी न्योते की लाइन में खड़े हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता जिसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कारसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को पर लाठियां बरसाई गईं, और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे।
हम सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। हमारे जैसा व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है, बस दर्शन मिल जाए उनके, यही पर्याप्त है। बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर ही वो मुद्दा है जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए रामबाण साबित होगा, और इसी लिहाज से पीएम मोदी 1 महीने में ही 2 बार अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। यानी बीजेपी जीत का एजेंडा सेट कर चुकी है और राम मंदिर से लेकर काशी मथुरा तक को शामिल कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो बीजेपी के पीछे पीछे मंदिर पहुंच जाए या फिर 24 से पहले ही सरेंडर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर आ रही है, विपक्षी गठबंधन पर बरसे हैं बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष घबराया हुआ है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि गठबंधन की राम में आस्था नहीं है, तो विपक्ष घबराया हुआ है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस बात को कहा है। विपक्षी गठबंधन पर बरसे हैं बीजेपी नेता, गठबंधन की राम में आस्था नहीं है। जो घबराया हुआ होता है, जिसकी जमीन खिसक चुकी हो, जिसके पास मुद्दे ना हो, वो इस प्रकार के बहाने ढूंढता है। तो ये बहाना है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे राम भक्तों को देश भर से विश्व भर के भक्तों को आने का मौका मिलेगा। अब उसको भी आप चुनाव से जोड़ दो तो इसको चुनाव के बाद करना चाहिए, उनका कहना है। पहले भी आपने राम मंदिर के ऊपर निर्णय करने के लिए कपिल सिब्बल खड़े हुए थे कि इसको कोर्ट में इसका निर्णय 2019 के बाद हो। अब ये विपक्ष चाहता है कि ये इसका भी जो निर्णय है प्राण प्रतिष्ठा का, वो 2024 के चुनाव की बात हो। आगे बढ़ते हैं। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के उत्तर भारतीयों के बारे में अपमानजनक बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल ने गरीब, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नेतृत्व कर रही कांग्रेस और डीएमके नेताओं के साथ कुर्सी साझा करने वाले अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने चेतावनी दी है कि सनातन के विरोध का अस्त्र ये दल देख चुके हैं, ये अपमान भी उन्हें भारी पड़ेगा। वाजपेयी जी, डीएमके सांसद ने कहा है कि यूपी और बिहार के लोग दक्षिण में टॉयलेट साफ करते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? दयानिधि मारन और उनकी पार्टी डीएमके की तो आदत है, उस पर तो मैं टिप्पणी बाद में करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस से जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, डीएमके उस गठबंधन में है। मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से जो बराबर में बैठते हैं दयानिधि मारन के, उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन की और अन्य पार्टियां और समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उससे सहमत हैं क्या? 48 घंटे हो गए बयान आए हुए, किसी का खंडन नहीं आया। अभी सनातन के बयान का हश्र देख चुके हैं। मेरा ये कहना है कि दयानिधि मारन जी, दक्षिण भारत भारत का भाग है, हमारा भाग है, हमारे देवस्थान वहां पर हैं। हम किसी धर्म को और किसी उसके खिलाफ नहीं बोलते। और आप एक वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं जो गरीब है, अगर वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर और गरीबों की बिरादरी के विरुद्ध बोल रहे हैं, ये आपको भारी पड़ेगा, ये मेरी चेतावनी है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर देश भर में उनको नमन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर के लोगों को कई अहम सौगातों से नवाजा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर में 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर हेलीपोर्ट सेवा का भी लोकार्पण किया। भारत माता के महान सपूत, भारत रत्न
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला श्रद्धेय अटल जी ने अपने शासनकाल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, श्रद्धेय अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए श्रद्धेय अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर उनके पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में कविता प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने अटल बिहारी से जुड़ी कविताओं की प्रदर्शनी देखी। तो अटल की जयंती पर कविताओं की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को आज देखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इस मौके पर आयोजन किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। नए साल से पहले कोरोना वायरस हल्का की तरह एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। पिछले 24 घंटों में 628 कोरोना के मामले सामने आए हैं। नए साल से पहले कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 628 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या 4054 तक पहुंच गई है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर हम JN.1 वेरिएंट की बात करें तो उसके 63 मामले सामने आए हैं। केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में केरल में 128 मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। वहीं अगर हम रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों